ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग आगे क्लास 12th के बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में कहाँ पे हम लोग आ गए? हाँ नहीं, प्रोटीन्स पर। अभी विटामिन्स नहीं, अभी प्रोटीन्स पे है ना। प्रोटीन लास्ट टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था, आज उसी को कंप्लीट करेंगे हम लोग। और ये हम लोग आगे लेक्चर नंबर 8 पर आ गए। 7 लेक्चर्स हो चुके थे। दिस इज लेक्चर नंबर 8 इन विच चैप्टर? बायोमॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, टोटल इस चैप्टर में कितने कंपाउंड थे? 5 कंपाउंड्स वर देयर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया। और प्रोटीन के डेफिनेशन लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था, अब उसी को डिटेल में करके आज प्रोटीन खत्म करेंगे। उसके बाद ये तीनों कंपाउंड बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब अगले टर्न पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आसानी से खत्म हो जाएगा। फिर प्रोटीन पे हम लोग आ गए थे। प्रोटीन को रिकॉल करिए, क्या होता है प्रोटीन? कुछ बताइए और तेज बोलिए, हिंदी में बताइए। मतलब हम चाहते हैं जो डेफिनेशन लिखी है वो नहीं, किसी को समझाना हो कि प्रोटीन क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे? हाँ ये ठीक है, दे आर अमाइंस नहीं है, एमिनो एसिड्स हैं। हाँ एमिनो एसिड्स है कि नहीं। हम लोग पॉलीमर समझ सकते हैं क्या? पॉलीमर, पॉलीमर किसको कहते हो राजवर्धन? पॉलीमर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जोड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉली का मतलब मेनी, जब बहुत लोग मर जाते हैं एक साथ फिर पॉलीमर। पॉलीमर, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जोड़ दीजिए तो जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसी को पॉलीमर कहते हैं, है ना। हंसी मजाक भी होना चाहिए। पॉलीमर जैसे एक डेफिनेशन दे दीजिए कि जानवर किसको कहते हैं? पता है जानवर किसको कहते हैं? जो जानबूझ के अपना वर चुनते हैं उनको जानवर कहते हैं। ठीक है, हैं? याद करने का तरीका है, जो जानबूझ के, लड़कियों के लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा जरूरी है कि जानबूझ के वर मत चुनिए, नहीं तो आपको क्या मिलेगा? जानवर मिलेगा, है ना। पेरेंट्स को वो सब काम करने दीजिए। और इसीलिए आजकल दिक्कत हो भी रही है, जानवर मिल रहा है, जानबूझ के वर चुनेंगे तो जानवर मिलेगा आपको। तो इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए। पॉलीमर हमने कहा कि जब बहुत सारे प्रोटीन तो पॉलीमर होता है, तो अच्छा जिस मॉलिक्यूल से बनाते हैं पॉलीमर को उसको क्या कहते हैं? नो, उसको मोनोमर कहते हैं। जिस मॉलिक्यूल से बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जोड़ करके नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। और जिससे बनाते हैं उसको मोनोमर। मोनो मतलब एक बार मरता है वो, अकेले मरता है वो, है। हाँ ये भी कह सकते हैं। हाँ जैसे कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनाते हैं तो इसको पॉलीमर की तरह से कह सकते हैं कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ, जैसे इथीन था, इथीन को बहुत सारे मॉलिक्यूल लेके पॉलीमराइज कर दिया तो बन गया पॉलीइथीन। पॉलीइथीन हो गया, है ना, जिसको हम लोग पॉलीथीन के नाम पे जानते हैं। पॉलीथीन कोई कंपाउंड नहीं होता, लेकिन अगर आप सही नाम प्रोनाउंस करेंगे तो लोग आपको मुंह देखेंगे। आप बोले गिव मी अ पॉलीइथीन, अरे ये क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, क्या हो गया? पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। भाई ये कहते हैं दिस यूनिवर्स इज अमेजिंग। बहुत जगह पर आ करके आपका दिमाग काम करना बंद करता है, ये क्यों होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो या तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे या पागल हो जाएंगे, दो में से एक काम होगा। फिर आप अल्टीमेटली लगता है छोड़ो, कौन इतना बवाल करे, ठीक है भैया जो है सब ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग करते हैं कि कई सारे मॉलिक्यूल, प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन को कैसे बनाया? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड किसको कहते हैं? एसिड तो समझ में आता है, जैसे कोई भी हमने एसिड ले लिया, एस्ट्रिक एसिड ले लिया, एस्ट्रिक एसिड, इसी में एमिनो लगा दें। एमिनो किसको कहते हैं? NH2 को कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन हटा दे, यहां CH2 हो जाएगा। फिर दिस इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड मतलब एसिड से एक हाइड्रोजन हटा के वहीं पर NH2 लगा दीजिए, तो NH2 को क्या कहते हैं? अमीनो। तो दिस बिकेम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, दिस बिकेम एमिनो एसिडिक एसिड। इस तरह से बहुत सारी अमीनो एसिड्स हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल को जब एक साथ
जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? यस, पॉलीअमाइड बनता है, पॉलीअमाइड बनता है और उसी को प्रोटीन कहते हैं। और फिर प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो टूट करके क्या देता है? प्रोटीन क्यों खाते हैं हम लोग? एमिनो एसिड के लिए। प्रोटीन खाते हैं एमिनो एसिड के लिए। भाई जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो किस लिए? ग्लूकोज के लिए खाते हैं, मोनोसेकेराइड के लिए खाते हैं। प्रोटीन किस लिए खाते हैं? तो एमिनो एसिड्स के लिए खाते हैं। रोज हमारी बॉडी में कितने एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है? 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। 20 एमिनो, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, 20 में से 11 कैसी हैं? नॉन एसेंशियल। का मतलब वो बॉडी में बन जाती हैं, बॉडी बन जाती है, लेकिन 9 कैसी हैं? एसेंशियल। एसेंशियल किसको कहते हैं? विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में नहीं बनती, उनको अलग से आपको लेना पड़ता है। तो वो 9 हम लोगों ने स्टडी किया था, कॉपी में लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने। ये देखिए 9 एसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन सी? ये आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मेथोनाइन, फिनाइलाइन, ट्रिप्टोफैन है, थ्रीनाइन है, वेलाइन है, एस्टिडाइन। ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स ये बॉडी में नहीं बनती है। इनको खाने डाइट से अलग से लेना पड़ता है, इनको डाइट से अलग से लेना पड़ता है। और ये एसेंशियल एमिनो एसिड मिल्क में मिल जाती हैं, और सारे फूड्स हैं, लेकिन मिल्क तो इसलिए कंप्लीट फूड कहा जाता है, वहां पे मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग, हाँ बोले। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मिल्क, अब मिल्क होता ही नहीं है जो है मिल्क। और फिर दूसरा ये है कि अब अगर हम लोग ये स्टडी करें, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं, हमारी जो गाय के बच्चे को 2 साल में 2000 पाउंड का बनना है और इंसान के बच्चे को 20 साल में 200 पाउंड का बनना है, तो दोनों के प्रोटीन में डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? और हम अगर वो वाला प्रोटीन लेते हैं गाय भैंस वाला, तो सेल डिवीजन फास्ट होगा, फिर उसको डाइजेस्ट करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी स्पेशली जैसे भैंस का तो उसमें फैट और ज़्यादा होता है, उसका प्रोटीन और डिफरेंट है कि नहीं? और दूसरी चीज़ क्या है, नेचर ने क्या किया? नेचर जब तक गॉड गिव्स अस व्हाट वी नीड नॉट व्हाट वी वांट, जब तक हमें दूध की ज़रूरत होती है तो हमारे माँ को दूध होता है, याद रखिएगा। सारे एनिमल्स इसको फॉलो करते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। इंसान को छोड़ के, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जिंदगी भर दूध पीता है, कोई जानवर जिंदगी भर दूध नहीं पीता है, नंबर 1। नंबर 2, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो किसी की माँ का दूध पीने को तैयार है, और कोई जानवर केवल अपनी माँ का दूध पीता है। और हम लोग गाय का, बकरी का, ऊंट का, पता नहीं किसका किसका सबका दूध पीने को तैयार है। भाई ऊंट का मिल्क को जो होगा वो उसके अपने बच्चे के लिए है, तो क्या आपको उतना हाइट चाहिए क्या ऊंट की जैसी? दरवाजा भिड़ जाएंगे, सिर आपका लड़ जाएगा, ऐसे जो कि चलना पड़ेगा आपको। भाई 6 फीट 7 फीट से ऊंचा दरवाजा तो होता नहीं है, और कोई भी ऊंट मेरे ख्याल से 15 फीट से कम नहीं, 10 फीट से कम नहीं, तो आप ऐसे झुक के चलेंगे, फिर उसके बाद जब हाइट बढ़ जाएगी आपकी, उसी का दूध पिएंगे, तो है कि नहीं? लेकिन अब क्या कहा जाए, कायदे से साइंस तो यही कह रही है, जो लेटेस्ट साइंस है उसके अकॉर्डिंग दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा फिर, हाँ नहीं, परंपरा नहीं, लोगों ने कहा कि अरे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, बोन्स वीक हो जाएंगे, तो हमने कहा अच्छा भैया हाथी को देखा दूध पीता है, अब एक लात मारे समझ में आ जाए कितना कैल्शियम उसके पास। घोड़ा दूध पीता है क्या? तो अब लॉजिक देख लीजिए, उसको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? गधे को देखिए कहाँ से कैल्शियम मिलता है, एक लात मारे गधा भी समझ में आ जाए आपको। एक घोड़ा एक लात मारे, दुलत्ती मारता है जब, दांत वाँत चले जाए हमारे, है कि नहीं? तो इनको कहाँ से मिलता है? सारे वेज होते हैं, सारे वेज होते हैं, खाली पत्ती खा के कहाँ से कैल्शियम मिल रहा है उनको? गॉड ने हमको बनाया, हमारे लिए खाना भी बनाया है, और फिर ऊपर से आज का जो दूध है, आज का जो पनीर है, भाई अभी जब फेस्टिवल होता है तो
कितना पनीर चारों तरफ बिकता है, उतना तो दूध ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जितना पनीर बिक रहा है उतना दूध ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और प्लस जितना दूध हम लोग को मिलता है उतना प्रोडक्शन तो इंडिया में होता नहीं है, तो ये दूध आ कहाँ से रहा है? फिर केमिकल से बना रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, सब बिजनेस चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं। हमारा खाली ये है कि प्रोटीन, अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रोटीन का वर्क हमारे बॉडी में क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन का वर्क क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। भाई पूरी बॉडी में, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था कल, इसमें पूरे बॉडी में देखिए क्या किया था, 20% ऑफ आवर बॉडी वेट इज प्रोटीन। ये कल हम लोगों ने किया था, 20% हमारा बॉडी वेट प्रोटीन होता है, जैसे 60% वाटर होता है। फिर प्रोटीन से देखिए, मसल्स प्रोटीन से बनता है, हेयर है, स्किन है, टिश्यूज हैं, ये सारे प्रोटीन से तो बनते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ड्राई सेल का जो 50% वेट है वो प्रोटीन ही होता है। तो प्रोटीन इज अ मस्ट। आप कार्बोहाइड्रेट ना खाइए चलेगा, बॉडी कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगी ग्लूकोज का, फैट को तोड़ेगी। ठीक है, बट प्रोटीन इनटेक इज मस्ट। ये तो डेली आपको लेना पड़ेगा, प्रोटीन तो डेली लेना। और कितना लेना है उसको क्या कहते हैं? जैसे हमने कहा कितना लेना है, तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, आरडीए। दिस इज कॉल्ड आरडीए। आरडीए का मतलब रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस, आरडीए कहते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये बायोलॉजिकल टर्म है और इसको डिसाइड कौन करता है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, ICMR करता है। ठीक है, आरडीए जो डिसाइड किया गया वो ही डिसाइड किया गया 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आपका वजन 50 किलो का है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन डेली खाना है। ये प्रोटीन का आरडीए डिसाइड किया गया। और अगर इससे कम खाते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी आपको। हेयर तो प्रोटीन होता है, सारे मसल्स प्रोटीन। नेल क्या होता है? नेल प्रोटीन ही तो है, नेल प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन इंटेक इज अ मस्ट, इसको हमें जरूर चाहिए। अब हम लोग आ गए, हम लोग का टॉपिक आ गया, प्रोटीन को हम लोगों ने डेफिनेशन कर लिया, एमिनो एसिड स्टडी कर लिया। फिर अब हम लोग आज स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हेडिंग करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले देख लीजिए। प्रोटीन्स को हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया? तो देयर आर 3 बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। 3 तरह से क्लासिफाई किया। पहला जो हमने बेसिस लिया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। स्टार्ट करिए, फर्स्ट पार्ट लिखिए। फर्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। On the basis of their functions. On the basis of their functions. On the basis of function there are how many types? 6 types. फिर नीचे लिखे नंबर 1 एंटीबॉडीज। अब जैसे देखिए एंटीबॉडीज का नाम सबने सुना होता है, लेकिन क्वेश्चन ये करें कि केमिकली एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो अब आप बोलेंगे दे आर प्रोटीन्स। दे आर प्रोटीन्स। देखिए सबने एंजाइम का नाम सुना होता है, एंजाइम का नाम सुना होता है। क्वेश्चन करें कि केमिकली एंजाइम क्या होता है, फिर वही आंसर आएगा, दे आर प्रोटीन्स। फिर सबने हार्मोन का नाम सुना होता है कि हार्मोन होता है कुछ, ठीक है। इंसुलिन, हाँ सुना, डायबिटीज हो जाती है, तो बोले कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो केमिकली क्या होता है? प्रोटीन होता है। नहीं, इंसुलिन इंजेक्शन भी नहीं होता है, इंसुलिन ही वही इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। जब एक तो पहला जो आपने क्वेश्चन को सीधा सा आंसर है कि मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हाँ, पहला आंसर तो सीधा साधा ये है, क्योंकि जरूरत नहीं है
लास्ट ईयर हमने एक इंसुलिन के पेशेंट की इंसुलिन बंद की है, मतलब इंसुलिन बन रही थी उसके बॉडी में, तभी तो नॉर्मल हो गया, और 5 साल से इंसुलिन वो ले रहे थे भाई साहब। क्योंकि एक चीज देखिए, अगर आप अपने बॉडी को, इंसुलिन कौन बनाता है बॉडी में, विच ऑर्गन, पेंक्रियाज बनाती है, पेंक्रियाज। अगर आप इंसुलिन बॉडी में दे रहे हैं तो पेंक्रियाज को लगेगा, पेंक्रियाज कब इंसुलिन बनाता है, जब जब बॉडी में कमी नहीं, जब बॉडी में जरूरत होती है। आपने खाना खाया, तुरंत इंसुलिन बन गया, तुरंत इंसुलिन बन गया, है ना। और आपने क्या किया, इंसुलिन अलग से ले लिया, तो अब बॉडी को लगता है कि शायद मेरी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे पेंक्रियाज और सप्रेस हो जाएगा, धीरे धीरे नहीं कर रहा था, डॉक्टर ने उसको और दबा दिया। कैसे? इंसुलिन लेकर के। अब इसकी आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कभी हम लोग बात करेंगे, डायबिटीज़ तो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर अलग से बात करेंगे। बस खाली हमको ये कहना है, इसी को टाइप 1 कहा जाता है। 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2 होती है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है दे आर कॉल्ड टाइप 1। टाइप 1 को छोड़िए, टाइप 2 को डॉक्टर कह देता है कि अब जिंदगी भर इनको दवा लेनी पड़ेगी। और हम चैलेंज करते हैं, अब ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा रहेगा, हम चैलेंज कर रहे हैं कि यू गिव मी एनी डायबिटिक पेशेंट, कितना भी पुराना, 20 साल से मैंने दवा खाई थी डायबिटीज़ की, 20 ईयर्स बहुत होता है, अभी उतनी उम्र नहीं हुई आपकी, 20 साल मैंने दवा खाई है। जब ये कोचिंग बनाना शुरू किया था ईयर 2000 में, तो डायबिटीज़ हुई थी, क्योंकि दिन भर पढ़ाते थे और गिट्टी है, सरिया है, बालू है, और चाय समोसा खा के दिन भर चिल्लाते थे, क्योंकि यंग एज में आपको पता थोड़ी लगता है, इतनी एनर्जी रहती है आपके अंदर, अरे सब ठीक है कर लेंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आता है। तो अब जब, और फिर मिठाई खाना, रसगुल्ला खाना, और पेट भर के खाना, पेट भर के खाना, ऐसा नहीं, पेट भर के खाना, उसी से आप खाना बाद में करें, पेट भर के आप मिठाई खा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ तो होगा ही होगा। लेकिन डायबिटीज़ का नाम ही नहीं सुना था, हो गया, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दवा लिख दी, और 20 साल से वो दवा चल रही थी। ये तो थैंक्स टू दिस कोरोना 2021 में है। अब जब होना होता है तो कोई मिल जाता है आपको, तो अब हमको किसी ने एक बुक पकड़ा दी, और उसमें यह था कि डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। हमने कहा ये कैसे हो सकता है और उसमें जो प्रोटोकॉल था मैंने पूरा फॉलो किया। सबसे पहला चीज था कि एनिमल प्रोडक्ट्स विल बी प्रोहिबिटेड, पहला स्टेप था, एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट बोथ, एनिमल भी और एनिमल प्रोडक्ट भी, ठीक है। तो डे 1 से मैंने, उसी दिन से 2 जुलाई 2021 से मैंने चाय पीना बंद किया, मतलब दूध की सारी चीज़ें बंद, दूध, दही, घी, पनीर सब बंद। हाँ, अब वीगन डाइट पे आ गए। जो उन्होंने कहा मैंने सब स्ट्रिक्टली फॉलो किया। एक हफ्ते बाद हमने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट आया, दवा बंद किया था। फिर एक हफ्ते और देखा, एक हफ्ते और देखा, तब हमको बिलीव हो गया कि यार ये तो बहुत गजब की चीज़ है। फिर मैंने कांटेक्ट किया उनसे जहाँ से था वो, तो हमने कहा सर आपके साथ हम काम करना चाहते हैं, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड है, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, वहाँ से मैंने कांटेक्ट किया तो कहा कि ठीक है आ जाइए। तो उनकी जो भी फीस वगैरह थी वो मैंने सबमिट करके, और कोरोना में घर ही बैठ करके ऑनलाइन डायबिटीज़ रिवर्सल स्टडी किया। व्हाट इज डायबिटीज़ रिवर्सल? तो कहने के लिए डायबिटीज़ रिवर्सल है, बट उसमें जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी की प्रॉब्लम, वो सारी हम क्योर करते हैं, वो सारी क्योर करते हैं विदिन 3 मंथ्स। मैक्सिमम 3 मंथ्स में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसकी दवा बंद हो जाती है, दवा बंद हो जाती है। हाँ, डिपेंड करेगा कितनी बात मेरी मानते हैं वो। आपको क्या करना है, डाइट एंड योगा, डाइट एंड योगा, 2 काम खाली करना पड़ेगा, ठीक है, वो हो जाता है। अब डॉक्टर कोई इस बात को नहीं मानेगा क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है। डॉक्टर ने क्या पढ़ाई की है कि बीटा सेल्स रीजनरेट नहीं होती, ये पढ़ाई कर ली उसने। और मैं कह रहा हूं कि किसी डॉक्टर को बुलाइए और हमारे ऊपर वो रिसर्च करे, अगर बीटा सेल्स नहीं बनती तो मैं जिंदा कैसे हूं? 2 साल से मैंने दवा नहीं खाई है, तो हमको तो मर जाना चाहिए इसके हिसाब से। इसका तो ये मतलब हुआ भाई, दवा किस चीज की वो दे रहे थे? शुगर
मेटफॉर्मिन दे रहे थे और सल्फोनाइल यूरिया दे रहे थे कि शुगर लेवल कम करने के लिए। तो अगर शुगर लेवल ज़्यादा है मेरे बॉडी में तो कोई एक सिम्टम बताइए आप कि शुगर बढ़ने से क्या होता है, और वो हमारे ऊपर दिखा दीजिए। ठीक है, डायबिटीज़ की सबसे बड़ी पहचान है उसकी बैटरी हमेशा डाउन रहती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। तो हम तो चिल्ला के बढ़ाते हैं हमको तो बड़ी मजा आती है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑर्गन डैमेज करेगा, हेडलाइट जाएगी, हाँ ये चली जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज जिस ऑर्गन में जाएगा, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा हो गया, कितनी किडनी कितना फिल्टर करेगी बेचारी, कितना, फिर तो अब डायलिसिस करनी पड़ेगी आपको, फिर हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। ब्लड ऐसे टहल रहा है, तो ब्लड के अंदर भाई आपका ट्रक है तो उसकी एक लिमिट होगी कि कितना वेट लेके टहलेगा वो, और आपने लाद दिया उसको ट्रक, तो पहले शुरू में क्या करेगा, वो सामान गिराते हुए जाएगा। अगर रोड स्मूथ है तब तो ठीक है, और जहाँ उबड़ खाबड़ मिला, खड़ंजा मिला, तो ज़्यादा गिराते हुए जाएगा वो फिर ट्रक। वही हालत डायबिटीज़ में होती है कि शुगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और ब्लड टहल रहा है पूरे बॉडी में, जहाँ ऑर्गन थोड़ा कुछ गड़बड़ होगा वहाँ शुगर गिरा देगा और फिर आगे चल देगा। उसका काम तो टहलना है, ब्लड तो चलता रहेगा। फिर वहाँ ज़्यादा शुगर हो गई, अब वहाँ पे क्या होगा, बॉडी एसिडिक हो जाती है। ज़्यादा शुगर से बॉडी एसिडिक हो जाती है। बैक्टीरिया आपको थैंक यू कहेंगे, दिल से थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उनको खाना मिल गया। अब वो रिप्रोडक्शन और तेज करेंगे। अब उसके बाद जब वो उनकी बढ़ोतरी होगी तो फिर आप अपनी मनमानी करेंगे, जो करना होगा उनको अंदर। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? अगर आप इनटेक कंट्रोल कर लीजिए, रॉ फूड बढ़ा दीजिए, जो मैं करता हूँ। शुगर का इनटेक, शुगर अगर आप प्रोसेस्ड फूड बंद कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड, हाँ प्रोसेस्ड फूड बंद कर दीजिए, पैक फूड बंद कर दीजिए, एनिमल फूड बंद कर दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। तो वो सारी कंडीशंस हैं जब, हाँ किस चीज से हमने कहा, तो यार हमने कहा एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स डे 1 से बंद करना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहते हैं तो, और नहीं तो जैसे चल रहा था मुबारक को वैसे चलने दीजिए भाई। हमारे पास मत आइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, जिंदगी भर दवा देगा, जिंदगी भर पैसा लेगा आपसे। ठीक है, और मैं जो चार्ज करता हूँ मैक्सिमम 3 मंथ्स का चार्ज करता हूँ। मैक्सिमम आई चार्ज 5,000 मंथ हम चार्ज करते हैं। मैक्सिमम 15,000 में जिंदगी भर की दवा उसकी बंद हो जाएगी। अगर वो चाहे तो 5,000 में हो जाएगा उसका काम। पूरी बात एक पहले डे 1 से मांगना शुरू कर, जैसे मैंने किया। अब आपकी प्रॉब्लम है नहीं चाय नहीं पिएंगे तो हेडेक होने लगता है, तो चाय पीजिए फिर आप। मेरे तो नहीं हुआ, मैं भी चाय पी रहा था, 2-3 चाय 5 चाय दिन भर में पीता था। मैंने तो एक दिन से पहले दिन मैंने बंद कर दिया। जो जो उन्होंने कहा सब मैंने फॉलो किया। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जैसे इंसुलिन बॉडी में बनती है, बॉडी अपने आप सब काम करती रहती है। चलिए वापस आते हैं, इंसुलिन केमिकली क्या है, प्रोटीन है। इट इज, तभी तो देखिए डायबिटिक पर्सन्स को प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है। डायबिटिक पर्सन को प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है। ठीक है, सारे वर्ड्स आपने सुने, देखिए एंजाइम भी प्रोटीन होता है, हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, फिर ये सब तो नहीं सुना, लेकिन एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज और हीमोग्लोबिन आगे भी करेंगे, ये सारे क्या है, केमिकली प्रोटीन होते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करिए, नंबर 1 लिखिए एंटीबॉडीज, देन राइट एक्सप्लेनेशन। दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, involved in defending the body, from antigens. एंटीजन किसको कहते हैं, फॉरेन बॉडी, ब्रैकेट में लिखे फॉरेन इन्वेडर्स।
जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनसे लड़ने का काम करती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है कि नहीं? हाँ, तुरंत बनाती है, तुरंत बनाती है। कुछ भी होता है तो तुरंत बनाती है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? उसको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। नंबर 2 राइट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सब बनाती है, सब बनाती है। खाली इंसान को दिक्कत है, किसी एनिमल को दिक्कत नहीं होती है, खाली इंसान को दिक्कत है क्योंकि वो थोड़ा पढ़ लिख लिया और कुछ नहीं। हमारा तो सिंपल सा एक फिनोमेना होता है, जो बॉडी एक नई बॉडी बना सकती है वो एंटीबॉडी नहीं बना सकती। ये बॉडी एक नई बॉडी बना सकती है तो अपने ऑर्गन को ठीक नहीं कर पाएगी, छोटे से ऑर्गन को जो पूरी बॉडी बना रही है। इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। अभी जैसे चोट लगती है, कुछ ना करिए, चोट ठीक होती है कि नहीं? अपने आप हो जाता है ना, मतलब बॉडी तो कर रही है वो। कुछ ना करिए, जैसे एनिमल को फ्रैक्चर होता है, हम लोग तो चले जाते हैं डॉक्टर, प्लास्टर करा लिया फट से। एनिमल तो कुछ नहीं कराता, उसका ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो अंदर कार्यक्रम चलता रहता है ना। लेकिन अब थोड़ा पढ़े लिखे हो गए और कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, ट्रस्ट लेवल कम हो गया, निगेटिविटी ज़्यादा हो गई, जरा भी छींक आई तुरंत डॉक्टर पास पहुँच गए। तो डॉक्टर का तो काम ही वही है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, राइट, दीज प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड, these proteins are involved in muscle contraction. These proteins are involved in muscle contraction, involved in muscle contraction and movement, muscle contraction and movement Example, right, myosin, myosin, myosin. फिर थर्ड, नंबर 3 राइट, एंजाइम्स। अभी एंजाइम तो अलग से भी पढ़ना है हम लोग को, एंजाइम्स, राइट। these proteins act as catalyst, एंजाइम तो कैटलिस्ट होते हैं। these proteins act as catalyst for various biological reactions, for various biological reactions. Then example, lactase, example, right, lactase, then comma pepsin, lactase, then right, pepsin and urease, etc., urease, etc., urease, etc. फिर नेक्स्ट करिए नंबर 4, हार्मोनल प्रोटीन्स। नंबर 4, हार्मोनल प्रोटीन्स। फिर देखिए हार्मोनल प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन्स। इसके पहले भी हम लोग थोड़ा सा किया कि हार्मोन भी केमिकली प्रोटीन ही होता है, ठीक है। और किसी हार्मोन का नाम बता सकते हैं? एनी एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन। अभी जो हम लोग इंसुलिन की बात कर रहे थे, तो ये हार्मोन ही तो होता है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स का मेन वर्क क्या है? हाँ, प्रोवोक समथिंग है, बहुत अच्छी बात। या हम ये करते हैं कि दे गवर्न, दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, दे आर अ सॉर्ट ऑफ मैसेंजर ऑल्सो, देर आर सॉर्ट ऑफ मैसेंजर ऑल्सो। और केमिकली किससे बनते हैं? तो प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है। नोट करिए, दीज आर मैसेंजर प्रोटीन्स, these are messenger proteins, these are messenger proteins that help
that help certain bodily activities, certain bodily activities, bodily activities. Then example, insulin, example, insulin, example, insulin. फिर अगला करिए नंबर 5, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, नंबर 5, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, structural proteins. Here write, these are fibrous proteins, these are fibrous proteins and provide support, and provide support, provide support. Then example write, collagen and elastin, collagen and elastin. Then next करिए नंबर 6, transport proteins. collagen, it is COLLAGEN, COLLA. कोलेजन अब वो क्या होता होगा उतना हमको नहीं पता बायोलॉजी में। टिश्यूज को ये है कि ये टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेजन जो होता है, अब तो टेक्निकल हमको नहीं पता, बायोलॉजी वाला टीचर ही बता पाएगा कि टिश्यूज को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर अगला करिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देन राइट स्टेटमेंट, दीज आर कैरियर प्रोटीन्स, these are carrier proteins, these are carrier proteins, carrier proteins that carry molecules, that carry molecules, that carry molecules from one place to another, one place to another around the body, around the body, around the body. Then write example, hemoglobin, example is hemoglobin. क्या करता है? helps in transport of oxygen, helps in transport of oxygen, transport of oxygen, oxygen. Now stop writing. ब्लड का मेन वर्क क्या है? इट इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। कुछ भी हमने खाया तो पूरे बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम ब्लड का है, ब्लड का है। वो जब भी कुछ हम लोग खाते हैं, जैसे रोटी हमने खाई तो रोटी किसमें कन्वर्ट हुई? ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई। ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ब्लड में आ गया। अब उसके बाद फिर पूरी बॉडी में टहलता है, पूरी बॉडी में ग्लूकोज टहल रहा है। और फिर क्या होगा? ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ है, उसका इंसुलिन क्या करेगी? उसी ब्लड से ग्लूकोज को उठा करके सेल तक पहुंचाती है। ये काम इंसुलिन का है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कौन? ब्लड सप्लाई करता है। अभी कुछ नहीं, आप रनिंग करके आइए, दौड़ के आइए, एनर्जी फील होती है कि नहीं? दौड़ने के बाद, दौड़ने के बाद। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिला, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिला, ब्लड तेज हुआ, सर्कुलेशन तेज हुआ, ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन मिला तो ग्लूकोज पहले से था, ग्लूकोज बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब एटीपी प्रोड्यूस हुई। खाली ऑक्सीजन है और खाली ग्लूकोज है और ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी थोड़ी मिलेगी। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते वो दिन भर थके थके से रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही उनको।
हाँ बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है पूरे। इसीलिए देखिए बॉडी को इन्वर्ट जरूर करना चाहिए। हम योगा क्लास में रोज बताते हैं इस बात को कि आप मिनिमम 30 सेकंड के लिए, चलिए 10 सेकंड के लिए करिए, 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए बॉडी को इन्वर्ट जरूर करिए। इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना। अभी शुरू में तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं कि भाई कोई वॉल ले लीजिए, वॉल, दीवार का सहारा लीजिए और लेट जाइए। लेट करके दोनों पैर ऊपर दीवार पे टिका दीजिए और हिप को दीवार से सटा दीजिए, तो आप 90 डिग्री का एंगल बनेगा परपेंडिकुलर। हाँ नहीं, हाँ सर्वांग तो इतनी जल्दी सबसे नहीं हो पाएगा, तो लेकिन वही सर्वांग ही हम बता रहे हैं दीवार की हेल्प से, सर्वांग दीवार की हेल्प से, क्योंकि जिसकी आदत नहीं वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, पैर ही नहीं उठा पाएगा वो, और पैर उठाएगा तो गैस वैस निकाले। हाँ तो वही कह रहे हैं, डायरेक्टली नहीं होगा। सर्वांगासन ज़्यादा जैसे पैर उठाते हैं हवा खोलना चालू करते हैं वो, तो हमने कहा नहीं अभी पैर नीचे रखिए, आप माहौल को दूषित मत करिए क्योंकि पेट दबता है ना, तो गैसेस बनी तो गैस रिलीज होने लगती है अब उनको शर्म आती है, रोक सकते नहीं है क्योंकि प्रेशर पड़ा तो धड़ से निकलेगा कुछ नहीं कर सकते आप। कभी छोटे, पता नहीं आपने फील किया ना, छोटे बच्चे को जब बहुत छोटा बच्चा होता है मालिश वालिश करते ना, मालिश करके उसका पैर हाथ ऐसे खींचा जाता है, ये कभी देखा आपने? छोटे बच्चे को उसका पैर ऐसे ला करके उसके सिर पे ऐसे टच करा देते हैं, दोनों पैर उठा करके उधर वहाँ पे, ये हलासन होता है, ऐसे दोनों पैर पीछे जाता है, और जब वहाँ पे किया तो पेट में जो गैस वैस होती है वो रिलीज हो जाती है, बच्चे को मजा आ जाती है, हंसता है बच्चा। हालांकि बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, इसको फर्क थोड़ी पड़ता है। और वही जब हम लोग बड़े हो जाते हैं बॉडी स्टिफ हो जाती है फिर। हाँ लेकिन एक चीज़ है, करना शुरू करिए, करते 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 फिर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। यही तो कहते हैं कि ये दिस इज अ डिवाइन क्रिएशन। ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी किसने बनाई है? गॉड ने बनाई है। तो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड बॉडी, दिस शुड बी कॉल्ड डिवाइन बॉडी। इसको बॉडी नहीं कहना चाहिए, इसको डिवाइन, डिवाइन को हिंदी में, हाँ हिंदी में, हाँ डिवाइन को हिंदी में क्या कहें? दैवी। ये दैवी शरीर है, ये भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है इस बॉडी को। तो ये जब गॉड ने बनाई है तो उसमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? फिर से अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर अगला क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ molecular structures, classification on the basis of molecular structures, molecular structures. Here there are two types. देखिए जहां जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको हमने बोल्ड करके लिखा है, ये दोनों इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। फाइब्रस और ग्लोबल प्रोटीन पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। नंबर 1 करिए, फाइब्रस प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, द राइट, these proteins have thread-like molecules. These proteins have thread-like molecules, thread-like molecules which tend to lie side by side, lie, L-I-E, which tend to lie side by side, side by side. जैसे रस्सी नहीं गुथी होती है, रस्सी समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे गुथी रहती है, तो उसी तरह से फाइब्रस प्रोटीन होता है, साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स, टू फॉर्म फाइबर्स, टू फॉर्म फाइबर्स। या ऐसे ऐसे अगर कोई पोल है और उस पर सांप चढ़ना शुरू करे तो इमेजिन करिए ऐसे ऐसे जाएगा, उसी तरह का स्ट्रक्चर आता है ना। फुल स्टॉप।
the molecules are held together. The molecules are held together. Molecules are held together. The molecules are held together by hydrogen bonds. अंडरलाइन करिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अंडरलाइन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फुल स्टॉप. These proteins are quite stable. These proteins are quite stable. Quite stable. QUITE. Quite stable and insoluble in water. And insoluble in water. Underline insoluble in water. तो देखिए दो क्वेश्चन मेरे तैयार हो गए. फाइब्रस प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दिस इज हाईली स्टेबल, वाटर में डिसॉल्व नहीं करता है. जैसे इसको देखिए, नेल है, कुछ लोग खाते रहते हैं, नेल अंदर भी जाता है, नहीं, गलत है ये. इसलिए गलत है क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता है, फाइब्रस प्रोटीन है ये. लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ट्रेसेस में अंदर जाएगा. कभी कभी होता है कि वो अंदर चला जाता है, अंदर जाके स्टोन बनाएगा. भाई कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो एक्सक्रीट कैसे करेंगे? डाइजेस्ट हो नहीं रही तो एक्सक्रीट कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब वो फिर जाकर के डिपॉजिट होगा तो अब अल्सर बनाएगा, कुछ भी करेगा अंदर जाके. तो ये गलत आदत है, नेल बाइटिंग करते हैं. हाँ नहीं, अब जैसे हाँ हैबिट होती है और कुछ नहीं है, सिंपली खाली हैबिट है और कुछ नहीं. हैबिट है भाई, नेल कटर से नेल काटिए. हाँ, अब बहुत सारे बच्चे हैं ये करते रहते हैं, वो आदत रहती है उनकी. नहीं, करेला नहीं करना ही, मिर्चा लगा लीजिए. हाँ, आप खा के देखिए. करेला तो फिर भी आप थूक देंगे, मिर्चा कहाँ थूकेंगे. एक बार लगाए वो तो मज़ा आ जाएगी आपको. लाल मिर्च लगा लीजिए फिर अपने आप छूट जाएगा. ठीक है, चलिए. ये फाइब्रस प्रोटीन पानी में डिसॉल्व नहीं करता है. फिर इसी का अपोजिट है, नंबर 2 लिखिए, ग्लोबुलर. नहीं, एग्जाम्पल पहले लिखिए. इन एग्जाम्पल राइट, मायोसिन इन मसल्स. हाँ, फाइब्रस प्रोटीन है. मायोसिन इन मसल्स. कभी जैसे नॉनवेज खाने के पहले अगर आपने मुर्गे को धुला हो हाथ से तो डिसॉल्व होता है क्या पानी में? मसल्स कहाँ डिसॉल्व होती है? खूब बढ़िया उसकी इंटेस्टाइन धुल लीजिए, कुछ भी कोई बॉडी पार्ट आप धुल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता पानी से. तो ये डिसॉल्व होता ही नहीं पानी में. ठीक है, मायोसिन इन मसल्स एंड केराटिन इन स्किन. KERATIN, केराटिन इन स्किन, कॉमा हेयर में केराटिन होता है. नहाते हैं, अब अगर ऐसा तो बाली डिसॉल्व कर जाए पानी में है ना. एंड नेल्स, हेयर एंड नेल्स, इसमें केराटिन होता है. तो ये कौन सा? बाल तो प्रोटीन होता है, ये तो सबको पता है ना, बाल प्रोटीन होता है. व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन? फाइब्रस प्रोटीन. डेड सेल भी कहते हैं उसको, लेकिन केमिकली प्रोटीन ही होता है. जैसे जो लोग बाल जिनके झड़ने शुरू हो जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, जो शैम्पू लेते हैं उसमें देखिए, उसमें ऐड दिखाता है प्रोटीन का कि इसमें ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है. तो पता लगता है अच्छा, जो नेचुरल प्रोटीन भगवान ने दिया था उसकी वैल्यू नहीं थी आपको. अभी कुछ मत करिए, खाली हेड स्टैंड करना शुरू कर दीजिए. यहां पे ब्लड जाएगा और सब काम आपका बन जाएगा. जिस बॉडी के पार्ट में ब्लड जाना बंद होता है वो सेल डेवलप नहीं करती है. जैसे खड़े हैं तो मैक्सिमम ब्लड कहाँ पे होगा इस समय? पैर में होगा. और
यहाँ पे जहाँ से काम करना है उसका ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए बॉडी को इन्वर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके करें, जैसे शुरू में किया तो वॉल के सहारे पैर को ऊपर उठाया, सर्वांगासन जैसे करते हैं, फिर अगर हो सकता है तो सर्वांग ही करिए, वॉल से हट जाइए, तब और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा आपका। फिर और एडवांस में दोनों पैर पीछे ज़मीन पे ले जाइए, अब इसको क्या बोलते हैं, हलासन कहते हैं, इसको हलासन कहते हैं, हल की तरह से हो जाता है। और फिर और जब एक्सपर्ट हो जाइए तो शीर्षासन पे आ जाइए, फिर हेड स्टैंड पे, पहले दीवार से होगा हेड स्टैंड और उसके बाद फिर ऐसे कहीं पर भी, जैसे हम हेड स्टैंड कहीं भी करते हैं, आपने फोटो देखी होगी, मैं कार पे भी करता हूँ, कार पे है, अभी यहीं पे कर दें, यहीं पे कर दें, यहाँ पे कर दें, कहीं भी कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। वो बॉडी का बैलेंस होता है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। नहीं कैसे नहीं, पूछिए क्यों कर लेते हैं भाई। अभी हमने बताया कि जब आप हेड स्टैंड करते हैं, जितनी देर तक आप हेड स्टैंड करेंगे, बॉडी, देखिए एवरीथिंग इज अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आप एटीपी प्रोड्यूस करेगी बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो जाएंगे जब ब्लड अच्छा होगा। भाई ब्लड का तो अभी तो हम लोग को ना क्या, ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, क्या चीज कैसे जाएगा यार, कैसे जाएगा। आप कहते हैं आयरन की कमी हो गई, ठीक है, आयरन की टैबलेट ले लिया आपने, ध्यान सुनिएगा, आयरन की कमी हो गई तो डॉक्टर ने अच्छा कोई बात नहीं आयरन का टैबलेट दे दिया। अरे भैया आयरन जाएगा तो ब्लड में ना, और उसका जब ब्लड ही नहीं सही है आपका, आपका ट्रक खराब हो गया, आप खूब बढ़िया सामान उस पर लाद दीजिए, अरे ट्रक सही नहीं जाएगा कैसे, सामान भी पड़े पड़े सड़ेगा और क्या होगा। तो आयरन खूब खाइए आप, और ब्लड सही नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, कोई दवा नहीं काम करेगी आपकी अगर ब्लड नहीं अच्छा है तो। दवा गई स्टमक में, ब्लड में जाएगी तब तो, जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तब तो दवा काम करेगी, दवाई नहीं काम कर रही है आपकी तो ब्लड आपका अच्छा नहीं है। तो जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम तो सबसे यही कह रहे हैं, दो काम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जल्दी सोना एंड जल्दी उठना, नंबर 1 सबसे पहले। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये होगा जब आप जल्दी सोते हैं तो मेलाटोनिन का सेक्रीशन आपको प्रॉपर मिलता है, उससे क्या होगा, नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आएगी तो बॉडी रीसेट हो जाती है। जब आप मोबाइल को रीसेट करते हैं तो पूरा एकदम फैक्ट्री वाला सेट हो जाता है, उसी तरह से सुबह सुबह उठ करके क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा रीसेट हो चुका होता है, ठीक है। तो जल्दी सोइए तब रीसेट होगी बॉडी, नंबर 1 ये किया। नंबर 2 उठ करके फ्रेश हो करके आधे घंटे योगा ज़रूर करिए, करना नहीं ज़रूर करना है। अभी आपको लगता है नहीं हमको क्या ज़रूरत है, हम तो अभी यंग हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या भैया, योगा प्रॉब्लम होने के बाद नहीं की जाती है योगा इसलिए की जाती है कि प्रॉब्लम ना हो। बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट, इसको थ्योरी बना लीजिए, बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। कुआं कब खोदना चाहिए, जब प्यास ना लगी हो, जब लगेगी तो कुआं खोद ही नहीं पाओगे। हाँ, तो हेल्थ का ध्यान कब देना चाहिए, हाँ, जब आप हेल्दी रहते हैं तब देना चाहिए, जब आप फिट हैं। जब बीमार पड़ ही जाएंगे तो क्या हेल्थ का ध्यान देंगे भाई। जब आदमी जैसे कोई फीवर हो गया, अब अच्छा लगता है क्या, अब उसको आप ज्ञान की कितनी बात समझाइए, कुछ नहीं समझ आएगा, उसको खाली खिसियाएगा, इरिटेट होगा बस। हाँ, हेल्दी पर्सन है, उसको आप 10 मिनट योगा करा सकते हैं, वो खुशी खुशी करेगा। और बीमार हो गया, अब उसको योगा आप नहीं करा सकते, वो तो खुद ही परेशान है। तो इसीलिए मतलब ये कहा जाता है, ये सेइंग कितनी अच्छी है, बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। पढ़ाई कब करनी चाहिए, जब एग्जाम ना हो। बहुत अच्छा है ना, एग्जाम जब होगा तो उतना पढ़ ही नहीं पाएंगे आप, और पढ़ेंगे भी तो स्ट्रेस में पढ़ेंगे, अभी रिलैक्स होकर के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नंबर 2 इसी का उल्टा हो जाएगा, ये पानी में डिजॉल्व कर रहा था, ग्लूबरल पानी में डिजॉल्व नहीं, ये नहीं कर रहा था, सॉरी, ये करेगा, ये करेगा, ये स्टेबल था। लेकिन ग्लूबरल को देखिए, ये पीएच डिपेंडेंट है, ग्लूबरल इज पीएच डिपेंडेंट, ग्लूबरल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आप जैसे अगर आपने टेम्परेचर इसको दे दिया
इसी का एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, पीएच वैल्यू बॉडी की चेंज कर लिया, तो ये प्रोटीन क्या होगा, डिस्ट्रॉय, हाँ बहुत अच्छा, डिस्ट्रॉय होता है, फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रॉपर्टी सारी उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, नोट करिए, राइट। इन दीज प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन में हेडिंग करिए, नंबर 2 ग्लोबुलर प्रोटीन्स, उसमें लिखिए इन दीज प्रोटीन्स molecules are folded, molecules are folded, molecules are folded to form, folded to form a compact, form a compact spherical structure, compact spherical structure, spherical structure, full stop. These proteins are soluble, उल्टा हो गया, these proteins are soluble in water, these proteins are soluble in water, underline soluble in water, but they are very sensitive, but they are very sensitive, they are very sensitive to temperature and pH, temperature and pH, temperature and pH। इस पे फर्क पड़ता है क्या, फाइब्रस पे नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल, इसके ऊपर फर्क पड़ जाता है। देन एग्जाम्पल राइट, ऑल एंजाइम्स, all enzymes, all enzymes, then comma several hormones, all enzymes, then comma several hormones, several hormones like insulin, like insulin, insulin and hemoglobin, and hemoglobin etc., hemoglobin etc., etc। तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन इज व्हाट टाइप, पहले खाली प्रोटीन बोल रहे थे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, अब बोलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अगर ग्लोबुलर प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन पे पीएच का फर्क पड़ेगा, पड़ जाएगा, दे आर पीएच डिपेंडेंट, बॉडी टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। तो अब अगर जैसे ब्लड का पीएच कितना था 7.4, जब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं तो ब्लड का पीएच भी नहीं कम हो जाएगा, एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं। जब आप प्रोसेस चीज़ें खाते हैं, जब आप मेडिसिन खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, ऑल मेडिसिन्स आर एसिडिक, रिमेंबर, ऑल मेडिसिन विदाउट एनी एक्सेप्शन, मेडिसिन्स हमारे बॉडी को एसिडिक कर देती हैं। और इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, कोई ना कोई एंटी एसिड आपको साथ में जरूर दे देगा, कोई ना कोई एंटी एसिड आपको साथ में जरूर दे देगा। और जिसको नहीं पता है तो भाई डॉक्टर ने दवा दिया है, ये वो लिख देते हैं, ये सुबह सुबह खाली पेट खानी है। अब नहीं, अब डॉक्टर क्योंकि भगवान होता है तो उसने कह दिया तो खाएंगे सुबह सुबह। अब इससे मतलब इतना पढ़ाई लिखाई का मतलब होना चाहिए कि देखिए कि एंटासिड करती क्या है, एंटासिड क्या करती है। अभी जैसे कुछ दिन पहले हमको दांत में दिक्कत हुई तो डॉक्टर के पास गए थे, मैंने कहानी सुनाई थी आपको, और 800 रुपये की दवा उन्होंने दे दी। और मेरा स्टूडेंट है, वो मेरा स्टूडेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 1 नंबर का आवारा पहले और उसके बाद फिर माइंड चेंज हो गया कि नहीं अब पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई करना, फोकस पढ़ाई करना शुरू किया। और अब बहुत अच्छा उसका डेंटल हॉस्पिटल है, कर्नलगंज में है, वाजपेयी डेंटल क्लिनिक के नाम पे। तो अब नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा और कोई भी देख सकता है उसको, है कि नहीं। मतलब कहने का ये कि वो मैंने मेडिसिन नहीं खाई, बस अभी भी वो मेरे टेबल पर रखी हुई है और अपने आप ठीक हो गया। उन्होंने क्या दिया था, एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक दिया और
एंटीबायोटिक दे दिया, ठीक है ठीक है, बिजली का बिल टांग के चलेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक दे दिया, एक एंटासिड दे दिया। तो मैं सारी दवा ला करके पहले मैं उसको स्टडी किया कि है क्या। चाहते तो मना कर सकते थे, 800 रुपया किसको पड़िए, क्यों खर्च किया हमने, लेकिन हम लेके आ गए क्योंकि किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना है, वही उसका प्रोफेशन है। फीस तो हमसे नहीं लेते, वो वहाँ से ले लेते हैं दवा से ले लेते हैं, है ना। तो हम दवा लेके चले, दवा भी रखी हुई है लेकिन खाई, एक भी दवा नहीं खाई मैंने। उसमें मैंने देखा एंटासिड है। एंटासिड को आप गूगल करके देखें, एक साइट आप लर्न कर लीजिए 1mg.com, ये लिखिए 1mg.com, 1mg.com ये साइट है 1mg.com। इस पे कोई भी दवा डालेंगे आप तो उस दवा का कंपोजिशन, उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, कितना डोज लेना चाहिए, और इसी कंपोजिशन की और सस्ती दवा कौन सी है ये बता देगा आपको इन्होंने जो हमको एंटीबायोटिक दिया था उस 800 में से 650 रुपए की तो एंटीबायोटिक थी, 10 टैबलेट थे उसमें, ठीक है। तो एक टैबलेट कितने का पड़ा, 650 रुपए का 10 टैबलेट, हाँ 65 रुपीज़ का। तो आप 650 रुपये समथिंग यार, हाँ। फिर मैंने देखा कि उस सॉल्ट में बहुत सारे एकदम सेम सॉल्ट है, पता लगा कि 50 रुपए में, ये 650 का था, मेडिसिन है उसी सॉल्ट का, एक सेम कंपोजिशन, लेकिन अब क्योंकि इस पे एमआरपी ज़्यादा है, इस पे कमीशन ज़्यादा है, तो यही लिख देंगे डॉक्टर। अब आम आदमी को क्या पता, डॉक्टर ने लिखा है तो दवा खा रहे हैं फिर। तो इसलिए तो हम इसको मेडिकल साइंस नहीं कहते, हम मेडिकल इंडस्ट्री कहते हैं इसको। भाई आप सस्ती दवा क्यों नहीं लिखते यार। तो आप क्या करिए, प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, दवा मत दीजिए आप, हम दवा खरीद लेंगे। आप यहाँ पर आ जाइए, 1mg.com पे आ जाइए और सॉल्ट डालिए, दवा का नाम डालेंगे, वो अपने यहाँ सॉल्ट का कंपोजिशन दिखा देगा, उस दवा को पढ़ लीजिए, साइड इफेक्ट पढ़ लीजिए। अब उसके बाद फिर उसी कंपोजिशन में और मेडिसिन दिखा देगा, तो जो सबसे कम प्राइस की वही ऑनलाइन वही ऑर्डर भी कर दीजिए, 1mg से मंगा लीजिए घर पे, तो पैसा बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप इंफॉर्मेशन रखिए। जो एंटासिड क्यों देते हैं डॉक्टर, क्योंकि मेडिसिन एसिडिक होती हैं, एसिडिक होती है तो एसिड बढ़ जाएगा, लेकिन जो एंटासिड देते हैं उससे जो हमारे बॉडी का HCl वो भी कम हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। नॉर्मल जो एसिड जो बनना चाहिए वो भी कम हो जाता है, जिससे नहीं, बॉडी कभी एसिडिटी नहीं करती, याद रखिए, जब तक आप इसको परेशान नहीं करेंगे। एसिडिटी होती है नंबर 1 ओवर ईटिंग से, नंबर 2 इर्रेगुलर डाइट से, टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो अपने टाइम से बॉडी HCl बना देती है। जैसे रोज 12 बजे खाना खाते हैं तो उसको सुबह पता लग जाता है कि 12 बजे हमको 11:45 बजे बना देना है, क्योंकि 12 बजे खाना खाते हैं। और आपने क्या हुआ, आप खाने जा रहे थे तब तक कॉल आ गई, कहाँ हो, हाँ बताओ कहाँ, आ जाओ, आ रहे हैं, अब खाना रखा हुआ है आपका, आप HCl लेके टहल रहे हैं आप आपको पता नहीं HCl कितना कोरोसिव होती है। 1.2 pH की HCl लेकर के आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं छलक जाए तो अभी देखिए क्या हो अंदर ऑर्गन को डैमेज कर देती है, बहुत कोरोसिव होती है। 1.2 जिस HCl से खाना हमारा पचता है वो ब्लेड तक को डिसॉल्व कर सकती है, इतनी स्ट्रांग होती है, ब्लेड डिसॉल्व कर सकती है, म्यूकस की वजह से बचा रहता है, हाँ बचा रहता है। तो टाइमली खाना खाना चाहिए, उसे HCl से मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। और डॉक्टर ने क्या किया, एंटासिड देकर के उस HCl को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर वो HCl खाना ही नहीं पचाती है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, उन बैक्टीरिया को मारती वो एसिड, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर आप बीम ऑफ लाइट डालिए, यहाँ पे सुबह अगर ये डार्क रहे इसमें और सनलाइट आए तो देखिए कितनी डस्ट दिखाई पड़ती है इसमें। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं केमिस्ट्री में, टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन आता है, ठीक है।
तो और वो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, वो अंदर जाते भी हैं, बात करते से वो डस्ट अंदर जा रही होगी, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो HCl उसको मारती रहती है। तो अपना HCl कम नहीं करना चाहिए। और फिर अगर आपकी बॉडी में एसिड कम है तो आयरन कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एंटासिड आपने दिया तो एंटासिड के बाद क्या हो गया, एक तो HCl कम हो गया, प्लस जो बैक्टीरिया हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, अच्छे बैक्टीरिया भी मार दिया उसने, अच्छे बैक्टीरिया ही मार दिया। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे करके HCl जब कम हो गया तो खाना पचेगा कैसे। फिर डॉक्टर अलग से HCl के सप्लीमेंट देता है। पहले एंटासिड दिया, पहले एसिड को कम किया, फिर एसिड अलग से पिलाया। तो यही तो शुगर डायबिटीज की इंडस्ट्री में यही तो चल रहा है, पहले शुगर लेवल कम कर दो, फिर नहीं, फिर उसको चक्कर आया, फिर चक्कर आया, तब क्या करो, ग्लूकोज चढ़ा दो। ये चल रहा है। अब जब ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो मीटर तो बनेगा ही फिर, तो है कि नहीं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये अपने नॉलेज में रखिएगा और कई लोग को बताइए भी इसके बारे में। मेडिसिन लेना भैया, पहले उसको पढ़ाई कर लो कि कौन सी मेडिसिन कैसे, 1mg.com पे चले जाइए, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। फिर अगली हेडिंग करिए, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस proteins and globular proteins, fibrous proteins and globular proteins. There are three major differences, right? Number one, fibrous proteins are linear condensation products. Linear condensation products. लीनियर क्या होता है, जिसमें मोनोमर यूनिट्स सिंगल डायमेंशन में अरेंज हो। देखिए जैसे ये देखिए CH2 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 अप टू n टाइम्स, तो एक ही यूनिट में अरेंज है, इसी को क्या बोलेंगे, लीनियर। ये कौन सा कंपाउंड है, पॉलीइथीन। इथीन को हमने पॉलीमराइज कर दिया तो इथीन इज अ लीनियर पॉलीमर। और अगर आप बेकेलाइट को याद कर सकें, बेकेलाइट चारों तरफ से स्ट्रक्चर आता है, ऊपर नीचे चारों तरफ से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है। तो व्हेन मोनोमर यूनिट्स आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अभी आगे नोट करेंगे, आगे चलिए। व्हाइल ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर क्रॉस लिंक्ड, जैसे बेकेलाइट होता था, क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, ऑफ एमिनो एसिड्स। Then write second difference, number 2. Fibrous proteins are soluble. Fibrous proteins are soluble in strong acids and bases. But insoluble in water. While globular proteins are soluble in water, acids and bases. Then one more, number 3, third difference, fibrous proteins can resist
fibrous proteins can resist small changes, resist small changes, can resist small changes in pH and temperature, in pH and temperature, pH and temperature, while globular proteins, while globular proteins cannot resist, globular proteins cannot resist changes in pH and temperature, changes in pH and temperature. फिर थर्ड क्लासिफिकेशन करिए. देयर वर 3 क्लासिफिकेशन, राइट. नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, classification on the basis of hydrolysis products, on the basis of hydrolysis products, hydrolysis products. Now here there are 3 categories. Number 1, right, simple proteins. Number 1, simple proteins. Then right, these are the proteins, these are the proteins, these are the proteins which on hydrolysis give only amino acids, give only amino acids, give only amino acids. Then write example, example, egg albumin, egg में albumin होता है, egg albumin, example, egg albumin. फिर नंबर 2 लिखिए, conjugated proteins. नंबर 2, conjugated proteins, conjugated proteins, right. These are the proteins, these are the proteins in which a protein part is united, protein part is united with some, united with some non-protein part, non-protein part such as carbohydrates, such as carbohydrates, carbohydrates and lipids, etc., and lipids, etc. Then example, glycoproteins, example, glycoproteins and lipoproteins, lipo, L-I-P-O, lipoproteins, etc. Then number 3, derived proteins. Number 3, derived proteins. Derived proteins, here write, these are degradation products. These are degradation products. These are degradation products obtained from partial hydrolysis, obtained from partial hydrolysis of simple or conjugated proteins, simple or conjugated proteins,
conjugated proteins. Then example, right? Peptones, 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 peptones. फिर अगला टॉपिक करिए, पेप्टाइड्स. Then write peptides. No, stop writing. अभी तो हम लोगों ने आज लेक्चर स्टार्ट किया था, तो ये बताया कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स होते हैं. प्रोटीन्स आर पेप्टाइड्स. ये क्या होता है? पेप्टाइड उसी को कहेंगे कि जब when two or more than two amino acids, two or more than two same or different amino acids, they undergo condensation, they are condensed giving a one product. जैसे दो एमिनो एसिड ले लिया तो इसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे. दो हो गया, दो से ज्यादा हमने कर लिया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, और बहुत हो गया तो पॉलीपेप्टाइड हो गया. पॉलीपेप्टाइड. तो इसका मतलब कि पेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन्स ही होते हैं. ठीक है, नोट करिए. द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड by the condensation of two or more then comma same or different, two or more then comma same or different alpha amino acids are called peptides. Underline peptides, full stop. The peptide formed by the condensation of two same or different alpha amino acids, are called dipeptides. Underline dipeptides. While the peptide obtained by the condensation of a large number of alpha amino acids, are called polypeptides. Underline polypeptides. फिर एक टॉपिक और कर लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाए, अगली हेडिंग करिए डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. Denaturation of protein. Right? Statement directly. Proteins are very sensitive. To the action of heat, acids, alkalis,
heat, acid, alkalis, and several electrolytes, and several electrolytes, and several electrolytes, full stop. When the soluble forms of proteins, when the soluble forms of proteins, soluble forms of proteins such as globular proteins, such as globular proteins are subjected to action of heat, subjected to action of heat, comma, acid or alkalis, acid or alkalis, again comma, they undergo coagulation, they undergo coagulation. कोगुलेशन वर्ड समझते हैं क्या होता है? कोगुलेशन मतलब जमना। कोगुलेशन मतलब जैसे ब्लड होता है ना, बॉडी से जब निकलता है तो तुरंत कोगुलेट कर जाता है, मतलब जम जाता है। तो कोगुलेशन मतलब जमना। तो यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है? कोगुलेट कर जाता है, जम जाता है प्रोटीन। ठीक है, फिर आगे चलिए। कोगुलेशन टू फॉर्म फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई उसकी। अब फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन कैसा होता है? स्टेबल होता है, पानी में डिजोल्व करता है? नहीं करता है, तो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, फुल स्टॉप। दिस results in a change of, this results in a change of physical and biological properties, physical and biological properties of the protein, full stop. The coagulated protein thus obtained, the coagulated protein thus obtained is called denatured protein, is called denatured protein, and the process is called denaturation, is called denaturation of protein, denaturation of protein. Then write one example, देखिए जब दूध में अगर लेमन डाल दें तो क्या होगा? पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। वो कोगुलेट कर जाता है, थक्के जम जाते हैं, पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, एग में भी हो जाता है कि एग को बॉयल कर दीजिए तो अंदर का लिक्विड वो सॉलिड हो जाता है। दोनों में से एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कर दीजिए। द कोगुलेशन ऑफ मिल्क, the coagulation of milk in the presence of an acid, in the presence of an acid to form cheese, is an example of denaturation,
इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिनेचरेशन। फिर एक क्वेश्चन लिखिएगा, आपको आइडिया लगे कि कैसा क्वेश्चन आता है। राइट ए क्वेश्चन, ये ISC 2010 का क्वेश्चन है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ fibrous protein. One example of fibrous protein, full stop. Name the final product. Name the final product of hydrolysis of proteins. इसका आंसर बता सकते हैं। Name the final product of hydrolysis of proteins. Amino acid is the answer. प्रोटीन से क्या मिलता है? एमिनो एसिड राशि मिलती है, एमिनो एसिड। फुल स्टॉप। एक पार्ट और है उसी में, व्हाट इज डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। व्हाट इज डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, अगला टॉपिक आएगा एंजाइम्स। अगला टॉपिक एंजाइम्स। ठीक है, थैंक यू।